वेलकम बैक। पिछले रोज़ हम आपको एक लड़काना की एक फुटेज दिखा रहे थे जिसमें एक ज़ख्मी डाकू या कम से कम ज़ख्मी अलेजेड डाकू ज़मीन पर लेटा हुआ है, लोग उसके इर्द गिर्द हैं और एक पुलिस एहलकार, सिंध पुलिस के एहलकार अपनी बंदूक निकालता है, कॉक करता है और 2 बार उसके डाकू के सर में गोली मार देता है, उसको ठंडा कर देता है। अब ज़ाहिर है इस पर काफ़ी मजम्मत हुई। बाद में पता लगा कि दावा ये है कि इसी डाकू ने इस पुलिस एहलकार के भाई के ऊपर फायरिंग की थी और उसको शदीद ज़ख्मी किया था। तो ये बज़ाहिर ये पुलिस अफसर गुस्से में आके उसने डाकू को वहाँ बीच बाज़ार कत्ल कर दिया। अब अगेन इसको डिटेन भी किया गया है, सस्पेंड भी किया गया है, काफ़ी मजम्मत हुई है इस वाक़े की। लेकिन आज एक और वीडियो आई है इसी किस्म की, लेकिन पाकिस्तान से नहीं, अमेरिका की रियासत मिनेसोटा के शहर मिनीएपोलिस से। अच्छा, गोली चलाने वाले ये जो फौजी नुमा शख्स हैं, मुंह के ऊपर एक पट्टी भी बांधी हुई है, ये हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अफसरान, इसको आइस कहा जाता है। अच्छा, आइस बाइडन इंतज़ामिया में भी थी, इनका काम होता है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वगैरह इनको डिपोर्ट किया जाए, अरेस्ट किया जाए। ट्रंप के दौर में ये एक बाकायदा एक रियासती मिलिशिया बन गया है। अगर पहले इनकी बजट होता, सालाना बजट था तकरीबन 8 से 9 बिलियन, अब है 30 बिलियन, जिसमें से सिर्फ 14 बिलियन अगले साल के लिए इनके डिटेंशन सेंटर्स के लिए या कंसंट्रेशन कैंप्स के लिए सेट असाइड किया गया है। इन कैंप्स में अगर सिर्फ हम पिछले साल की बात करें 2025 की, तो तकरीबन 32 लोग जान बहक हो गए, हलाक हुए हैं। मुख्तलिफ वजूहात से, किसी को अद्वियात नहीं मिली, कि कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली और कुछ लोगों की कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसके बारे में इनको पता नहीं था। कम से कम इनका ये कहना है। जितनी भी आप फुटेज देखें, जितने भी आप रिपोर्ट्स देखें वहाँ पर, तो अब ये पता लगेगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप से कम नहीं है। अब आइस को इतनी फंडिंग मिल गई है कि इस वक्त जब अगर आप आइस में जाके ज्वाइन करेंगे, तो डिपेंडिंग कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी कितनी स्किल्स हैं और ट्रेनिंग है, आपको $50,000 सिर्फ साइनिंग बोनस में मिल सकता है। मैक्सिमम $50,000, कम भी मिल सकता है। ना सिर्फ ये, अगर आपके स्टूडेंट लोन्स हैं तो $60,000 तक के स्टूडेंट लोन्स की माफ़ी भी हो सकती है। तो इंतहाई अट्रैक्टिव है, ट्रेनिंग ना होने के बराबर है, खुली छूट है और लातादाद फंडिंग है। रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आज उन्होंने एक जगह पे अपनी गाड़ियां रोकी हुई थी। एक खातून वहाँ से, उसकी गाड़ी थोड़ी सी रोड को ब्लॉक कर रही थी। हालांकि दूसरा वीडियोस आप देखें तो वो बाकी गाड़ियों को कह रही हैं कि यार आप मेरे से मुड़ के निकल जाएं। ये आते हैं मुसल्लह अफराद, मुंह पर निकाब, और उसको कहते हैं आप यहाँ से निकले, और निकलने की कोशिश करती हैं तो वहाँ पर गोलियां चल जाती हैं। इंटरेस्टिंग तो नहीं, लेकिन नई बात इसमें यह है कि माजी में इस तरह के कई लोग मारे गए हैं आइस के हाथों, लेकिन वो ज़्यादातर स्याह फाम थे या फिर ब्राउन थे। इस बार जो खातून कत्ल की गई हैं, इनका नाम है रेने निकोल गुड, 37 ईयर्स ओल्ड, सफ़ेद फाम, 3 बच्चों की माँ है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अपने जो 6 साल का इनका बच्चा है, 3 बच्चे हैं इनके, एक बच्चे की उम्र 6 साल का है, उसको स्कूल से ड्रॉप करके यहाँ से जा रही थी। जब उसने देखा कि यार यहाँ पर तो पता नहीं कोई मिलिशिया किस्म के लोग घूम रहे हैं, तो वो वहाँ पे घबरा गई। अच्छा, अब ना सिर्फ ये हुआ है, लेकिन गोली चलाने के बाद, और 3-4 गोलियाँ चलाई हैं इस खातून पर, जो आइस वाले हैं उन्होंने लोगों को बाकायदा रोका है इनकी मदद करने से। जी, मतलब कि जो उनके पड़ोसी आए और एक पड़ोसी कहता है कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दें, और कह रहे कि नहीं भाई, हमारे अपने डॉक्टर आएंगे। और ज़ाहिर है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है ही नहीं। अच्छा, अगर आप यहाँ से आप बर्फ़ हटा दें तो ऐसे लगता है कि जैसे ये शायद US ऑक्यूपेशन ऑफ बगदाद का कोई मनाज़िर आप देख रहे हैं। अच्छा, अब ये तो चलें, ये वाक़या हो गया, और हमें ये भी पता है कि माजी में US पुलिस, US नेशनल गार्ड, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इस बार जो फ़र्क है वो ये है कि किस किस्म का रवैया हम देख रहे हैं अमेरिकन हुकूमत और ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से। क्रिस्टी नोम, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सरबराह हैं, जिसके मातहत आइस काम करता है, वो तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी बता रही हैं। मतलब कि खातून दहशतगर्द हैं। एक और बयान में क्रिस्टी नोम ये भी कहती हैं कि बाकायदा इन लोगों की ट्रेनिंग होती है कि अपनी गाड़ी को हथियार की तरह
कैसे इस्तेमाल किया जाए. जितने भी इनके पड़ोसी हैं, जितने भी इनके जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि इनके सियासत के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं था. अच्छा, अब ये बात हो गई. ट्रंप तो 2 हाथ आगे निकल गए हैं. वो कह रहे हैं कि जी ये एक डिरेंज्ड लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट थी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आइस का अफसर है जिसने गोली चलाई है वो खुद शदीद जख्मी हुआ है क्योंकि उससे गाड़ी टकराई है, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि शायद उसकी जान ही ना बच सके. ये है वो अफसर, आप देख सकते हैं कि कितनी जख्मी हालत में वो घूम रहे हैं. अच्छा, अब इस वक्त हमें वॉशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर रहे हैं डॉन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल साहब. अच्छा अनवर, अब पाकिस्तान में तो हमने इस किस्म की फ़िल्म कई बार देखी है, लेकिन हालांकि ये मेरा ख्याल है कि हमारे स्टैंडर्ड से भी काफ़ी बात आगे निकली हुई है, और ट्रंप इंतज़ामिया का भी हमने रिएक्शन देख लिया है. आपने पूरे दिन देखा होगा. सियासी और अवामी सतह पर इसका क्या रिएक्शन आ रहा है इस वक्त? मिनियापोलिस, मिनेसोटा और अमेरिका में क्या मूड है? आपसे ये सवाल है, जवाब आपसे लेंगे एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक. अनवर इकबाल हमारे साथ हैं. अनवर, दिन दिहाड़े एक सफ़ेद फार्म खातून का कत्ल होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथों जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद अब ट्रंप की प्राइवेट गवर्नमेंट मिलिशिया का किरदार अदा कर रहे हैं. क्या रिएक्शन देख रहे हैं आप इस वक्त अमेरिका में? रिएक्शन तो काफ़ी शदीद हुआ है. आप ये देखें कि यहाँ वाशिंगटन डीसी में भी मुजाहरे हुए, न्यूयॉर्क में भी हुए, यानी यहाँ तक कि वाशिंगटन स्टेट यानी सेटल में हुए, कैलिफोर्निया में हुए, तो पूरे अक्रॉस अमेरिका इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है. लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा फील किया है, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि खातून ना सिर्फ सफ़ेद फार्म है बल्कि अमरीकी शहरी हैं, यानी गैर मुल्की नहीं है. तो और आपको पता है कि ये जो इनके जो इक़दामात हैं इमिग्रेशन के हवाले से, वो पॉपुलर नहीं है अमेरिका में. मगर मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने बार बार इस बात को साबित किया है कि सर्वे कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहते रहे, मीडिया कुछ भी कहता रहे, वो समझते हैं कि जो इक़दामात वो उठाते हैं वो उनके वोटर्स में, उनके सपोर्टर्स में पॉपुलर होते हैं, उसी जैसे वो बार बार इलेक्शन जीतते हैं, और इसलिए वो अपने तरीके पर, अपने रवैये पर चलते रहते हैं. अब आप ये देखें कि मैं समझता हूँ जिस तरह कहा जाता है, क्लीशे है तकरीबन कि ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक, तो मैं समझता हूँ इसमें भी ये मुकामी सियासत का बड़ा इन्फ्लुएंस है. वो इस तरह कि अब मिड टर्म इलेक्शन होने, और मिड टर्म इलेक्शन में ही फैसला होगा कि अगले रह जाने वाले जो 2 साल हैं उसमें सदर ट्रंप कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है सेनेट और कांग्रेस दोनों को रिटेन करना. अब आप देखें कि अभी जो वेनेजुएला पे जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कांग्रेस में वोटिंग हुई, उसमें ये सिर्फ 2 वोटों से जीत सके हैं, और अगर इलेक्शन मिड टर्म हार जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात न सिर्फ होंगे तवातुर से, बल्कि इनमें इजाफा भी होगा, क्योंकि सदर ट्रंप का ज़ाहिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो कहते हैं तारकीन वतन को यहाँ से निकालेंगे. यहाँ तक कि जिनको शहरियत मिल गई है उनको भी कह रहे हैं कि आप जाएं, हम आपको पैसे देंगे, पैसे दें और जाएं. फिर ये भी कहा जा रहा है कि जिनको शहरियत मिल गई है उनकी तहकीकात की जाए, पता किया जाए कि किस तरह उन्होंने शहरियत हासिल की थी, और उसमें कोई लीगल कमी नज़र आया, या जब उन्हें वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उस एप्लीकेशन में कहीं कोई अगर झूठ बोला गया था, गलत बात की गई थी, तो उनको भी निकाला जाए. तो एक समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ऐसा ये उनसर है जो उनके सपोर्टर्स में, उनके वोटर्स में पॉपुलर है, उसके बुनियाद पर उनको वोट्स मिलेंगे. और इसी तरह वेनेजुएला पे जो है उसमें भी जो डेमोक्रेट्स हैं, जो लिबरल हल्के हैं, उन्होंने उसकी बहुत मजम्मत की है. लेकिन जो सदर ट्रंप के जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो लोग हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है, वो इमिग्रेशन को भी अप्रिशिएट करते हैं. तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ट्रंप इंतज़ामिया में ये साहब मौजूद रहा कि इस तरह के इक़दाम से उनको सियासी फ़ायदे होंगे और मिड टर्म में वोट्स मिलेंगे, जब तक ये साहब मौजूद रहा वो ऐसे इक़दाम करते रहेंगे. अच्छा, अब इसके साथ साथ अनवर, बिल्कुल आपकी ही बात को मज़ीद वज़न देने के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो कंजर्वेटिव या जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं अमेरिका में, मीडिया और सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स समेत,
وہ تو مطلب 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. فاکس نیوز کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اس کی اپنی غلطی تھی اس خاتون کی, رائٹ, کہ یہ لیفٹ ونگر ہے یا جو بھی ہے. یہ سارے آپ کے میٹ والش جتنے بھی کامنٹیٹرز ہیں وہ تو باقاعدہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی دیکھیں اگر آپ پولیس کے اقدامات پھر کو نہیں مانیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو کیا مطلب یہ کہنا پھر شاید درست ہوگا کہ امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک پولیٹکس آف ڈویژن اینڈ پولرائزیشن, اور یہی شاید ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہے؟ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, بہت زیادہ ڈیویژن ہے, اور یہاں باضابطہ ایک احساس دلایا گیا ہے کہ جو لبرلز ہیں, جو لیفٹ ونگرز ہیں, وہ امریکی ہی نہیں ہیں, امریکہ کے وفادار نہیں, وہ امریکہ کے غدار ہیں. دشمن ہیں اور غدار ہیں. اور اس فیلنگ میں پچھلے سال 1.5 سال میں بہت زیادہ احساس ہوا ہے. تو امریکہ بہت تیزی سے ایک تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں گلی فسادات تو نہیں ہوں گے, لیکن جو نفرتیں ہیں ان میں ضرور اضافہ ہوگا. مطلب کہ جو خونی لبرل ہے نا سارا مسئلہ ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ امیگریشن جو ہے یہاں بہت پاپولر ایشو ہے یہاں کے رائٹ ونگ میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سازش ہے یہاں امریکہ میں سفید فام اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی, اور اس لیے یہ جس طرح ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے جہاد, وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا جہاد ہے تارکین وطن کو ان سے یہاں سے نکالنا. صحیح. اچھا, ایک تو ہے ڈومیسٹک پالیسی, اور ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک پالیسی بھی غنڈہ گردی ہی ہے ان کی بین الاقوامی پالیسی بھی تو غنڈہ گردی ہی ہے نا. اب وینیزویلا کا آپ نے ذکر کیا تو آج کی ہی خبر ہے یا شاید کل کی خبر ہے کہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ وینیزویلا کے تیل کا کیا ہوگا. تو امریکہ نے تو کھل کے کہا ہے یار, ایسٹ انڈیا کمپنی مجھے یاد آ رہی ہے, بالکل آنی چاہیے. ساؤتھ امریکہ کے لیے یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ڈٹو ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے. مثلاً وہ کھلم کھلا انہوں نے کہا ہے کہ وینیزویلا کے جو تیل کی فروخت ہے امریکہ غیر معینہ مدت تک کنٹرول کرے گا, اور یہ فیصلہ بھی امریکہ ہی کرے گا کہ تیل کی آمدنی کیسے استعمال ہو. ٹرمپ کے بقول وینیزویلا حکومت جو ہے وہ 30 ملین سے 50 ملین بیرل کے درمیان تیل ہمیں یعنی امریکہ کے حوالے کرے گی تاکہ اسے بیچ سکیں, اور پھر ہم طے کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا. وینیزویلا جو ہے اس کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ روس, چین, کیوبا اور ایران اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر لیں. مال غنیمت جو ہاتھ آیا ہے امریکہ کے وہ یہ ہے کہ وینیزویلا میں 303 بلین بیرل ذخائر ہیں تیل کے, جو دنیا میں سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں, وہ ہاتھ آ گیا ہے. قدرتی گیس کے حساب سے یہ 9ویں نمبر پہ ہے دنیا میں. اس کے علاوہ لیٹن امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے جس کے پاس سونے کے ذخیرے موجود ہیں 161 ٹن, جن کی مالیت تقریباً 23 ارب ڈالر بنتی ہے. یہ مال غنیمت میں مل گیا ہے. ہاں, ویسے ایک چیز ریفریشنگ ہے کہ پہلے تو کم از کم کہتے تھے نا کہ یار ہم جمہوریت لا رہے ہیں, ہاں, یا یہاں پر مطلب انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے اس لیے ہم برداشت نہیں کر سکے. اب کھلا کہتے ہیں کہ یار تیرا جو مال ہے نا وہ ہمیں چاہیے. تو ایک طرح سے ایک ریفریشنگ آنیسٹی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر انور اقبال کی رائے لیتے ہیں.